प्यारे बच्चों, यह वीडियो इकोनॉमिक्स का परीक्षा जो 18 तारीख को है उसी पर विशेष बनाया गया है। इसमें वस्तुनिष्ठ और 2 नंबर के क्वेश्चन बताए गए हैं। ध्यानपूर्वक समझिए, ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुके हैं और परीक्षा में आ भी सकते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। साथ ही वीडियो को और भी बच्चों तक शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन, जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 0.8 है तो गुणक का मान कितना होगा। तो गुणक का फॉर्मूला होता है गुणक बराबर K बराबर 1/1 - MPC। अब यहाँ पर जो है MPC का मान कितना है 0.8, बैठा दिए MPC का। एक में 0.8 को घटा देंगे तो 0.2, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक 0 पड़ जाएगा, मतलब इस तरह है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0, 2 पचे 10, तो गुणक का मान हो जाएगा 5। अब गुणक का मान अगर 5 है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में अगर 100 रुपया विनियोग किया जाता है तो वो बढ़कर 5 गुना हो जाएगा यदि गुणक आगे की ओर कार्य करता है। इसका मतलब यही हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग का अध्ययन समष्टि आर्थिक अध्ययन है या व्यष्टि आर्थिक अध्ययन। अब सूती वस्त्र उद्योग में क्या है, एक स्पेशल कपड़े के बारे में बताया जा रहा है, कॉटन उद्योग, तो यह व्यष्टि आर्थिक अध्ययन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की परिभाषा दे। तो मुद्रा क्या है, तो समान स्वीकृति प्राप्त, मतलब जिसको सभी आदमी माने, विधिग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के समान मापक, ऋण के भुगतान की मापदंड तथा अर्थ के संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। मतलब जिसको सभी व्यक्ति माने, जिसको कानूनी मान्यता प्राप्त हो और जो सभी चीज़ से स्वतंत्र हो, जो विनिमय का माध्यम हो, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मूल्य के समान माप के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ऋण का भुगतान कर सकते हैं और इसको हम लोग जमा करके रख सकते हैं, वैसा कोई भी वस्तु क्या कहलाएगी, मुद्रा कहलाएगी। अगला है, कर की परिभाषा दे। कर मतलब टैक्स। तो एनातोल मुराद के अनुसार कर वह आवश्यक भुगतान है जो एक व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है। करदाता को सरकार से मिलने वाले लाभ का इससे कोई भी संबंध नहीं होता। मतलब सरकार को जो हम टैक्स चुकाते हैं वो कर कहलाता है। अब हम सरकार का जो लाभ है वो हम लाभ ले रहे हो चाहे ना ले रहे हो, हमको वो टैक्स देना पड़ता है। अगला है, समष्टि आर्थिक अध्ययनों के 2 उदाहरण दे। तो ये है राष्ट्रीय आय, रोजगार निर्धारण और आर्थिक विकास। कहने मतलब है समष्टि आर्थिक अध्ययन में हम लोग एक संपूर्ण इकाई का अध्ययन करते हैं, मतलब समग्र का अध्ययन करते हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या हुआ, एक आदमी का आय नहीं हुआ, प्रति व्यक्ति आय नहीं है, ये तो संपूर्ण राष्ट्र का आय है, इसलिए राष्ट्रीय आय का अध्ययन क्या हो जाएगा, समष्टि आर्थिक अध्ययन कहलाएगा। उसी तरह रोजगार का निर्धारण, एक व्यक्ति का रोजगार नहीं, बहुतों का रोजगार। और आर्थिक विकास, ये उसके 2 उदाहरण हैं। अब है, राजकोषीय नीति की परिभाषा दीजिए। तो राजकोषीय नीति से अभिप्राय देश में क्रय शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए सरकार की आय व्यय नीति अथवा बजट संबंधी नीति से है, ताकि स्फीतिक तथा अस्फीति दबाव को नियंत्रित किया जा सके। मतलब देश में जो अत्यधिक मुद्रा अगर जारी हो जाता है तो मुद्रास्फीति होने का डर है, कम है तो मुद्रा संकुचन होने का डर है, मतलब अस्फीति होने का डर है। तो इसके लिए सरकार द्वारा जो उपाय अपनाया जाता है वो आपका राजकोषीय नीति कहलाता है। और यदि अगर बैंक द्वारा, मतलब केंद्रीय बैंक द्वारा यह अगर नीति अपनाया जाएगा तो उसको हम लोग मौद्रिक नीति कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में साख का निर्माण कौन करता है। तो साख का निर्माण या साख का सृजन है सो व्यावसायिक बैंक करते हैं। हमारे सामने आसपास जितना भी बैंक हम लोग को नज़र आता है वो सारे क्या है, व्यावसायिक बैंक है। यहाँ तक कि SBI भी व्यावसायिक बैंक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा करें। तो यदि एक देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के योग में से स्थिर पूंजी में होने वाली समान टूट फूट और घिसावट को घटा दिया जाए तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। कहने मतलब है कि देश के अंदर जो भी वस्तु और सेवा उत्पादित हो रहा है उसका जो मूल्य होगा या जो हमको उससे आय प्राप्त हुआ,
प्लस विदेश से जो हमको आय प्राप्त होगा, सभी को जोड़ने के बाद यदि घिसावट व्यय या मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो वह मेरा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। अब ये घिसावट व्यय क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास मशीन है, ठीक काम कर रहा है, मशीन से हम कपड़ा अपना बना रहे हैं, अब उसमें क्या हुआ, स्प्रिंग टूट गया, तो स्प्रिंग नया लगाने में जो मेरा खर्च लगेगा, उसमें तेल पानी डालते हैं उसका खर्च लगेगा, तो ये सारे मेरे घिसावट व्यय कहलाते हैं। तो NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास वही हो गया जो मशीन में जो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा लगता है वो मूल्यह्रास कहलाता है। या फिर NNP बराबर GDP प्लस NFIA माइनस मूल्यह्रास। अगला क्वेश्चन है पूर्ण रोजगार क्या है। तो स्पेंसर के अनुसार पूर्ण रोजगार वह स्थिति जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो काम करना चाहता है काम कर रहा है, सिवाय उनके जो संरचनात्मक तथा संरचनात्मक बेरोजगार है। अगला क्वेश्चन है स्वचालित निवेश की परिभाषा दीजिए। तो वह निवेश जो आय में परिवर्तन से स्वतंत्र होती है स्वचालित निवेश या स्वायत्त या स्वतंत्र निवेश कहलाती है। मतलब स्वचालित निवेश बोलिए या स्वायत्त निवेश बोलिए या स्वतंत्र निवेश बोलिए, ये सभी एक ही चीज़ है। यह आय के प्रति बेरोजगार होता है, इसे सार्वजनिक विनियोग भी कहा जाता है। मतलब वैसा विनियोग जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है और लाभ के उद्देश्य से वो विनियोग नहीं किया जाता बल्कि कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है, तो स्वचालित निवेश कहलाएगा। ऐसा कौन करता है, तो सरकार। जैसे रोड का निर्माण करना, स्कूल बनाना, सरकारी हॉस्पिटल बनाना जिसमें सभी का इलाज हो, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि कल्याण करना होता है। अगला है प्रतिगामी कर क्या है। तो प्रतिगामी कर प्रणाली वह प्रणाली जिसमें करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। इसका धनी व्यक्तियों की तुलना में निर्धन व्यक्तियों पर अधिक वास्तविक प्रभाव पड़ता है। मतलब जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कर की जो दर है वो कम होते जाएगी, तो वो प्रतिगामी कर कहलाएगी। अगला है समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें, तो समान कीमत स्तर का अध्ययन समष्टिगत अर्थशास्त्र में किया जाता है। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, तो 1 रुपया का नोट है सो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो यह एक व्यापारिक बैंक है। व्यापारिक बैंक बोलिए या व्यावसायिक बैंक बोलिए, एक ही चीज़ है। अब यदि MPC बराबर हाफ है तो गुणक का मूल्य क्या होगा, तो MPC बराबर हाफ, तो गुणक का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। अब MPC के जगह हाफ बैठा देंगे। अब यहाँ 1 है माइनस हाफ, तो यहाँ LCM लेंगे तो इस तरह होगा, यहाँ 1 इस तरह होगा, ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो 2/1 बराबर 2, अतः गुणक का मूल्य 2 होगा। अब है ATM का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन में स्वचालित मुद्रा वितरण यंत्र। इसका आविष्कार 1939 ईस्वी में लूथर जॉर्ज सिमियन ने किया था। अगला क्वेश्चन है जब सीमांत बचत प्रवृत्ति शून्य हो तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या होगा। MPC बराबर 1 माइनस MPS होता है, ठीक। अब MPC बराबर 1 माइनस, यहाँ MPS का मान क्या है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 0 बैठा देंगे, तो MPC बराबर क्या बचेगा, 1। तो इस तरह MPC का मान 1 होगा। इसका मतलब है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0 होने पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक है, संपत्ति, बचत, निर्यात, लाभ। तो संपत्ति स्टॉक है। किसने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो ये हार्ले विदर्स ने कहा है। लाभ का निम्न में कौन सा घटक है, तो लाभांश, अवितरित लाभ, निगम लाभ कर, सभी, तो ये सभी हो जाएगा। किसने कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यक्रम से संबंधित है, तो ये कहा था MH स्पेंसर ने। घिसावट वह किसमें सम्मिलित है, तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित होता है। MP मतलब हो गया बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब है निम्न में कौन सा साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है, तो ये परिणात्मक उपाय कौन नहीं है, तो नैतिक दबाव। बाकी सब क्या है, परिणात्मक उपाय है। अगला है भुगतान संतुलन के अंतर्गत अदृश्य मदों में किसे सम्मिलित किया जाता है,
तो अदृश्य मध्य मतलब होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, और दृश्य मध्य मतलब हो गया जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो बैंकिंग, जहाज रानी, संचार, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। हरित जीएनपी किसे कहा जाता है? तो जीएनपी के ऐसे अनुमान को जिसमें पर्यावरण, यहाँ हो जाएगा पर्यावरण संबंधी प्रदूषण तथा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक शोषण का वर्णन हो, इसको हम लोग हरित जीएनपी कहते हैं। अगला है तरलता फांद क्या है? तरलता फांद इस तरह लिखाएगा, फांद, तरलता फांद क्या है? तो इसका आंसर है न्यूनतम ब्याज की दर, मतलब आरओ पर लोगों में बॉन्ड खरीदने या निवेश करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। मतलब जब ब्याज दर कम होगा तब आदमी निवेश नहीं करेगा या बॉन्ड नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर उसको खरीदता है तो उसको लॉस होगा। लोग मुद्रा अपने पास ही रखेंगे, इसे ही तरलता फांद कहते हैं। अब आदमी पैसा, बॉन्ड नहीं खरीदेगा तो पैसा अपने पास ही रखेगा, और जब तक ब्याज दर बढ़ना नहीं शुरू हो जाता है तब तक आदमी इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आर्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखिए, नोट करके याद कीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा इकोनॉमिक्स के बच्चों तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।